नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह राजस्थान स्टेनो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आपका डिक्टेशन मासिक पत्रिका के अंक 36 से लिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ सेकंड के बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, इस संस्था की रजत जयंती के अवसर पर एक नए सभागार का शिलान्यास करना वास्तव में प्रसन्नतादायक है। शिलान्यास का कार्य अब बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमें बस एक बटन दबाना पड़ता है और किसी प्रस्तर खंड तक आने जाने का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे समय में आयुर्विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, विशेषतः गत 25 वर्षों में, और हमें इस उन्नति से बहुत लाभ पहुंचा है। भारत में चिकित्सा संस्थान अच्छी प्रगति कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे डॉक्टर और नर्सें तैयार हो रही हैं जिनकी तुलना दुनिया के किसी भी ऐसे देश के डॉक्टरों और नर्सों से की जा सकती है जहां चिकित्सा विज्ञान बहुत विकसित है। यह कुछ सीमा तक सुविधाजनक है, तो कुछ अर्थों में असुविधाजनक भी, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि हमारे कुछ ऐसे लोग अन्य देशों की ओर खिंच जाते हैं। अगर वे थोड़े समय के लिए किसी विकासशील देश को मदद देने के लिए जाते हैं और भारत को विदेशी मुद्रा भेजते हैं, तो यह अच्छी बात है। लेकिन अगर वे जाकर पाश्चात्य देशों में बस जाते हैं जहां उनके अपने ही लोगों की कोई कमी नहीं है, तो यह हमारे लिए अहितकर है, क्योंकि उनकी सेवाओं की भारत के करोड़ों लोगों को बड़ी आवश्यकता है। एक अन्य समस्या यह है कि आयुर्विज्ञान जितना ही उन्नत और सूक्ष्म होता जाता है और अधिक संख्या में लोग जटिल विशेषताओं की ओर आकर्षित होते जाते हैं, और ऐसे लोग आमतौर पर सामान्य चिकित्सा या उन सामान्य रोगों के उपचार को हेय समझने लगते हैं जिन्हें अपेक्षाकृत गरीब तथा बहुसंख्यक लोगों में पाया जाता है। हमें जरूरत है एक तरह के संतुलन की, ठीक वैसे ही जैसे उद्योगों के क्षेत्र में हमें भारी उद्योग भी चाहिए, और साथ ही हमारे देश की इस समय जो स्थिति है उसमें मझोले लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग तथा गृह शिल्प की भी आवश्यकता है। इसी प्रकार चिकित्सा के मामले में हमें नवीनतम तथा सूक्ष्मतम खोजों की आवश्यकता तो है, लेकिन ऐसी उपलब्धि चिकित्सा सुविधाओं को दूर दूर गांव-गांव तक पहुंचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक विचित्र स्थिति है। अधिकाधिक लोग चिकित्सा व्यवसाय को अपना रहे हैं, और फिर भी उनमें से अधिकांश भारत की आबादी के केवल 20% को चिकित्सा का लाभ दे रहे हैं। सभापति महोदय, चिकित्सा व्यवसाय से संबद्ध लोगों को एक व्यापक परिवेश के संदर्भ में विचार करना चाहिए। केवल नई दवाइयों की खोज, अन्य देशों से नई जानकारी उपलब्ध करना और
हमारे देश में प्राचीन काल में जो कुछ था तथा आज भी जो कुछ है उसके बारे में अनुसंधान करना ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें साथ ही यह भी कोशिश करनी चाहिए कि पद्धति चाहे वह नई हो या पुरानी पूरे देश में काम आ सके। आज हमारा प्रमुख काम है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और यह काम निचली सतह से शुरू करना होगा। यह काम हमें सेवा भाव से और इस चेतना के साथ आरंभ करना होगा कि लोगों से बचाव का आधार सफाई है। सड़कों और रेलों की सफाई, भवनों की सफाई, बाग बगीचों की सफाई, ये कुछ चीजें इतनी सामान्य हैं और इसीलिए मन इनकी आसानी से उपेक्षा कर देता है, जिससे इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आप सबने शायद वह कहानी सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि घोड़े की नाल की कमी पड़ जाने से युद्ध में पराजय हुई। जीवन में भी अक्सर यही होता है। छोटी छोटी चीजों का जिनकी ओर ध्यान देने की हमें कोई जरूरत महसूस नहीं होती, उतना ही महत्व है जितना अधिक मुश्किल और जटिल चीजों का। चिकित्सा व्यवसाय के बारे में हम तभी कह सकते हैं कि उसने भारतीय जनता की अपेक्षित सेवा की है जब वह अपने ज्ञान का समन्वय इस इच्छा के साथ कर सके कि वह सभी उपलब्ध जानकारी और विधियों को जनता की सेवा में लगा देना चाहेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जो तूफान की तेजी से चारों ओर फैल रही हैं तथा हजारों लाखों लोगों के स्वास्थ्य को चौपट कर रही हैं, तो हजारों आयुर्विज्ञान संस्थानों या नए नए उपकरणों अथवा बढ़िया से बढ़िया शल्य चिकित्सा से क्या फायदा होने वाला है। हमने कुछ बीमारियों पर काबू पा लिया है, जैसे चेचक पर। मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में भी हमने बहुत प्रगति की है, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि वह फिर अपनी पकड़ मजबूत करने लगा है। अन्य कई बीमारियों पर भी नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए डॉक्टरों तथा चिकित्सकों को लगातार सतर्क रहना होगा और लोगों को यह बताते जाना होगा कि वे स्वयं अपनी देखभाल किस प्रकार करें। डिक्टेशन समाप्त।